बच्चों, आज हम विलियन पार्ट से रिलेटेड कुछ जो संख्यात्मक प्रश्न है सांद्रता आधारित उसके बारे में पढ़ेंगे। सांद्रता आप सभी जानते हैं कि जैसे ग्राम प्रति लीटर, मतलब किसी भी विलियन में प्रेजेंट जो विलेय के मोलों की संख्या को अगर हम सांद्रण पद के आधार पर देखें तो वो अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार से उसको व्यक्त किया जा सकता है। सांद्रता को व्यक्त करने के कई तरीके होते हैं, मतलब वह गुणात्मक रूप से भी व्यक्त किया जा सकता है और मात्रात्मक रूप से भी व्यक्त किया जा सकता है। यदि गुणात्मक रूप से उसे व्यक्त करते हैं तो हम उसे कहते हैं तनु विलियन और सांद्र विलियन। तनु विलियन में आप सभी जानते हैं कि जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, ठीक है, तो वो तनु विलियन है। लेकिन सांद्र विलियन जहाँ पर विलेय की मात्रा जो है काफी अधिक होती है तो वो कहलाता है सांद्र विलियन। लेकिन कई बार प्रैक्टिकल करते समय हमें इस तरह के पद में कंफ्यूजन सा होता है, तो इसलिए सांद्रण पद को फिर मात्रात्मक दृष्टि से क्वांटिटेटिवली उसको काउंट किया जाता है। उसके अलग अलग यूनिट्स होते हैं। तो जैसे सबसे पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। यदि हम देखें द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत को हम W से भी शो कर सकते हैं। एक होता है आयतन प्रतिशत, ठीक है, और एक होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसको हम छोटा छोटा न्यूमेरिकल से समझने का प्रयास करते हैं। है कुछ भी नहीं, बहुत इजी सा है। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत है W/W, तो इसमें विलेय का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, तो इसमें जो विलेय का द्रव्यमान होगा और कुल विलियन का जो द्रव्यमान, अब जब कुल विलियन की बात होती है तो उसका मतलब होता है कि उसमें विलेय का भी द्रव्यमान है शामिल है और विलायक का द्रव्यमान भी शामिल है, और उसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज मतलब हम 100 में उसको काउंट करेंगे। तो ये जो द्रव्यमान प्रतिशत है, यदि द्रव्यमान प्रतिशत को काउंट किया जाए, इसका फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान जिसका भी निकालना है। यानी विलियन में दो घटक होते हैं, एक विलेय और विलायक, आप सभी जानते हैं। विलियन जो है वो दो घटक जो कि आपस में क्रियाशील नहीं होते हैं, उनका समांगी मिश्रण होता है एक तरह से। तो विलेय का द्रव्यमान और विलियन का द्रव्यमान, ये हो गया विलियन का द्रव्यमान और गुणा 100। इस तरह से हम निकालते हैं W/W या कि द्रव्यमान प्रतिशत। तो जैसे अगर यहाँ पर विलायक के लिए निकालना होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, इन दूसरे घटक के लिए निकालना है तो विलायक का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान, यानी उस पूरे विलियन में उस घटक का कितना परसेंटेज है ये समझ लीजिए। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है हमारे पास कि 10 ग्राम है, मान लीजिए 10 ग्राम को, अगर 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को की जो मात्रा है वो 100 में है, 100 ग्राम में है, तो इसको हम जब व्यक्त करेंगे तो Na2CO3 W/W, मतलब यानी हम 10% बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 100 में 10 ग्राम जो है वो किसका है, सोडियम कार्बोनेट का। और यदि सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला गया है, ठीक है, तो 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट होगा और 90 ग्राम जो है वो क्या होगा, जल होगा। तो यहाँ पर 10 ग्राम विलेय हो गया यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और कुल विलियन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 100, जल का जो जिसमें इसको घोले हैं वो 90 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर कितनी मात्रा हो गई, 10, नीचे 100 और गुणा 100। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आंसर 10%। तो इस तरह से हम द्रव्यमान प्रतिशत को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी एक घटक का द्रव्यमान और पूरे विलियन में प्रेजेंट जितने भी घटक है उनका कुल द्रव्यमान और गुणा 100। इस तरह से हम पूरे घटक में प्रेजेंट पूरे विलियन में प्रेजेंट उस एक घटक के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम यही चीज आयतन के आधार पर निकालें, आयतन आधारित यदि सांद्रण पद को देखें तो यही फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह से इसको व्यक्त करना है। अगर मान लीजिए कि अगर हम व्यक्त करना चाहते हैं कि 20% V/V, यदि 20% V/V कहा जा रहा है और वो है एल्कोहल C2H5,
है ना, ये जल में घुला हुआ है। C2H5 जो है वो भी जल में घुला हुआ है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, और इसको V/V इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ से ऐसा ही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन, क्योंकि यहाँ पे हम आयतन पद की बात कर रहे हैं, और नीचे क्या हो जाएगा, पूरे विलयन का आयतन, पूरे विलयन का आयतन गुणा 100। तो यदि पूरे विलयन, यहाँ पर 20% कहा जा रहा है, तो 20% का अर्थ क्या होगा यहाँ पर कि 20 ml एथिल अल्कोहल है, कितने में घुला हुआ है, 80 ml H2O में घुला हुआ है। ठीक है, दोनों को जब हम मिलाते हैं, यानी पूरे सॉल्यूशन का जो ml में आयतन होगा वो होगा 100 ml, यानी कुल आयतन, इस पूरे सॉल्यूशन का कुल आयतन क्या हो जाएगा, 100 ml, जिसमें 20 ml जो है वो इथाइल अल्कोहल का है और 80 ml जो है वो जल का है। तो यहाँ पर यदि हम 20% कह रहे हैं तो वो कैसे निकला, 20/100 इंटू 100, तो अपना आंसर आ जाएगा 20%। 20% V/V एथिल अल्कोहल, यदि कहीं लिखा है तो इसका ये अर्थ होगा कि 20 ग्राम जो है, 20 ml जो है, सॉरी 20 ml वो कितने में डिसॉल्व है, 80 ml ऑफ वाटर, और दोनों को मिक्स करते हैं तो टोटल सॉल्यूशन का जो आयतन होगा वो है 100 ml। तो जब हम यहाँ पर V/V निकालते हैं तो पूरे विलयन में प्रेजेंट उस एक घटक का जो आयतन प्रतिशत है वो कहलाएगा V/V। तो कई जगह पे आप देखना इसको, कई दवाई वगैरह में या फिर कहीं पर जो भी हम घर में सामान वगैरह लाते हैं, तो लिक्विड फेज में जैसे कोई चीज है तो उसमें कई बार ऐसे बॉटलों में V/V इस तरह से लिखा रहता है। एक और यूनिट है इसकी, इसमें W/V, इस तरह से W/V नाम से ही पता चल रहा है कि ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी विलेय का द्रव्यमान ग्राम में लिया गया है और विलयन जो है, कुल विलयन का जो है वो आयतन लिया गया है। विलयन जिसमें वो डिसॉल्व है, मतलब विलेय जो है वो ग्राम में लिया गया है, और उस विलयन में, मतलब मान लीजिए जितना भी विलयन है, ml में आयतन लिया गया है उसका, लीटर में आयतन लिया गया है या ml में आयतन लिया गया है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, और नीचे हो जाएगा विलयन का आयतन। अब आयतन आप लीटर में लो, ml में लो, जैसा भी है, फॉर्मूला इस टाइप का रहेगा, इंटू 100। तो आयतन जो ले रहे हैं वो भी हम ले रहे हैं, यहाँ पर इसका आयतन जो है वो V लिया जा रहा है। इस तरह से विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन, तो आयतन माने वॉल्यूम, तो V इंटू 100। तो W/V अक्सर जो दवाइयों की शीशी रहती है ना, उसमें इसी तरह का काउंटिंग किया हुआ रहता है। तो आप इसको कहीं पर अगर मान लीजिए व्यक्त किया गया है, कहीं लिखा हुआ है कि 20% सोडियम कार्बोनेट W/V, इस तरह का लिखा है, तो इसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या अर्थ है, 20% दिया है, मतलब 20 ग्राम तो ये है, Na2CO3 जो है वो 20 ग्राम है, इसको घोला गया है इसमें, जल में, तो उस पूरे विलयन का जो आयतन है वो कितना हो गया, 100 ml विलयन का आयतन। तो यहाँ पर जब हम इसको व्यक्त कर रहे हैं, मतलब विलयन का आयतन जो है वो ml में लिया गया है, और जो विलेय का द्रव्यमान है वो क्या है, ग्राम में लिया गया है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 20/100 इंटू 100, यानी 100 ml में 20 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व है। 100 ml विलयन में सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान ग्राम में कितना हो गया, 20 ग्राम। तो इस तरह से W/V, तो 20 यहाँ पे 100 ml कर दिया, क्या आया 20%, तो ये हो गया W/V, मतलब W/V यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इस तरह से इसको व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम छोटे छोटे क्वेश्चन ही देख रहे हैं, इसमें जो अभी पहले छोटे छोटे देख लेते हैं, उसके बाद फिर बड़े क्वेश्चन देखेंगे। मोलरता क्या है, तो मोलरता से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मोलरता क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या जो कि विलयन के 1 लीटर में घुली हुई होती है। तो फॉर्मूला आप लोग सब पहले भी पढ़े हो। मोलरता जैसे अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या
बटा विलियन का लीटर में आयतन। ये आप लोग बुक में देखते हो फॉर्मूला। अब ये मोलों की संख्या जो है इसको कैसे निकालेंगे, इसको कई बार हमने बता चुकी हूँ कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय के मोलों की संख्या, मतलब इसको अगर हम इसको तोड़ के लिखें, मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, W/M, मतलब विलेय का द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान बटा यहाँ पर विलेय का आणविक द्रव्यमान या फिर मोलर द्रव्यमान, जो भी आप कह लो, आणविक द्रव्यमान, इनटू नीचे वही रहेगा विलियन का लीटर में आयतन। यदि यहाँ पर मैं लीटर ना लेकर ml कर दूं मिलीलीटर में, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मोलरता का फॉर्मूला हो गया कि विलेय का द्रव्यमान, हमने मोलों की संख्या को इस फॉर्मूला से मतलब चेंज कर दिया कि विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान, फिर ऊपर 1000, जो कि नीचे ml में आयतन है, विलियन का आयतन जो है वो ml में लिया गया, इसलिए नीचे क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ ml लिखे, जितना भी जितने आयतन में भी उसको बोला गया है, और ऊपर 1000 लिख दिए। तो इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है कि 18 ग्राम ग्लूकोज जो है उसको 1 लीटर में घोला गया। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर में घोला गया। तो इसके लिए m ज्ञात कीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिख रही हूँ, आपको सुन के लिखना है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर जल में घोला गया, तो उसकी मोलरता क्या होगी। देखिए दिया गया द्रव्यमान क्या हो जाएगा इसका, 18, दिया गया द्रव्यमान हो गया 18, क्योंकि ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला सब जानते हैं, C6H12O6। तो C6H12O6 को जब आप आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान काउंट करोगे तो आता है 180। तो नीचे हो जाएगा आणविक द्रव्यमान 180, जो निश्चित होता है, फिक्स होता है, और लीटर में आयतन दिया है, मतलब इनटू 1। तो ऊपर फिर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो अपना आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 18 बटा 180। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/10, मतलब 0.1 m। तो मोलरता को मोल प्रति लीटर से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। तो 0.1 m, जब हम इसका आंसर बनाते हैं तो 0.1 m, मतलब ये m से, कैपिटल M से इसको दर्शाया जाता है, तो ये यूनिट ही मान के चलिए, इसको लिखना जरूरी है। इसी तरह से अगर हम एक और क्वेश्चन करके देखें कि यदि मान लीजिए कि 2 ग्राम NaOH को, क्वेश्चन है 2 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोला गया, तो इसके लिए मोलरता का मान क्या होगा, आप बना सकते हो बहुत इजीली। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, दिया गया द्रव्यमान, विलेय का दिया गया द्रव्यमान क्या दिया है, 2 पर लिखेंगे 2। NaOH है विलेय, तो उसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है NaOH का, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, 23 और 16 39, और हाइड्रोजन का 1, टोटल हो गया 40। ये 40, नीचे ml में आयतन दिया है तो क्या हो जाएगा 250, और ऊपर 1000, ये हो गया। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पर 0 0 कट गया, 25 चौको, ये क्या हो गया 100, और ये हो गया यहाँ पे 10, तो कितना मान आया 2/10। फिर और हल करोगे तो 1/5, फिर और हल करोगे तो 0.2 m। ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.2 m। तो इसको आप आराम से हल कर सकते हो। देखो 250 ml है, मतलब ml दिया है, तो इसलिए हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी पर आधारित है, अगर हम m ले, है ना, m यदि लेते हैं, ये होता है मोललता। मोललता जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी का अर्थ होता है कि विलेय के मोलों की संख्या जो विलायक के 1 किलोग्राम में या 1000 ग्राम में घुली हुई होती है। विलेय के मोलों की संख्या जो विलायक के
1000 ग्राम में, या हम कहें विलायक के 1 किलोग्राम में डिसॉल्व होती है, तो वहां पर हम उसको मोललता साधारण पद से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने लिखा है सब ऐसा ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंज कर देते हैं। नीचे हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, है ना, केजी में द्रव्यमान, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, पहले ये लिखिए। उसके बाद नीचे यहाँ लिखेंगे, ये तो रहेगा क्योंकि मोलों की संख्या तो है, तो इसलिए ये चीज रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक है। विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान ये रहेगा। यहाँ पर चेंज कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। तो जब ग्राम में द्रव्यमान होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यही चीज हम पढ़ रहे थे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर किलोग्राम में द्रव्यमान लिखूंगी तो ऊपर 1000 नहीं लिखेंगे। अगर किलोग्राम में दिया है क्वेश्चन हमारा, कि जैसे दिया है कि 2 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है, तो वहां पर फिर वहां पर हमने यहाँ पर 1 किलोग्राम दिया तो नीचे 1 लिखेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन देख लीजिए कि यदि क्वेश्चन है कि 36 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया, तो इसके लिए घोला गया तो m क्या होगा, स्मॉल m, मतलब आप समझ जाइए हम किसकी बात कर रहे हैं, मोलैलिटी, ठीक है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या फॉर्मूला हो गया, दिया गया द्रव्यमान अपना क्या हो गया 36, विलेय क्या है ग्लूकोज का भी बताई थी आणविक द्रव्यमान 180, तो ऊपर दिया गया द्रव्यमान हो गया 36, नीचे विलेय का आणविक द्रव्यमान हो गया 180, और ऊपर 1000 रहेगा और नीचे 500 रहेगा। क्यों? क्योंकि विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया है जो कि 500 है, वो हम नीचे कर दिए, और जब विलायक का द्रव्यमान ग्राम में व्यक्त करते हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 2 आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, यहाँ पर 18 दूनी 36, तो ये 2 हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 10, तो ये 2 5, मतलब यहाँ पे 2/5, तो 0.4 m, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा 0.4 स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m। तो स्मॉल m जो है वो मोललता को दर्शाता है। तो ऐसे तरह का कई प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि एक लवण है जिसका अणुभार दिया है 30, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि कोई भी सॉल्ट आपको दिया गया है, एक लवण दिया गया है, उसका अणुभार दे दिया है, मतलब आणविक द्रव्यमान दे दिया है, वो है 30, और 30 है, जो भी 30 है, और उसका जो द्रव्यमान है वो है, उस जो लवण है उसका द्रव्यमान है 3 ग्राम बस। और इसको हम घोल रहे हैं कितने में, इसको हम घोल रहे हैं मान लीजिए 1 लीटर में, तो इसके लिए मोललता ज्ञात कीजिए। तो अगर मान लीजिए 1 लीटर में घोल रहे हैं तो मोललता ज्ञात कीजिए। तो 3 बटा क्या हो जाएगा 30, और नीचे 1, तो यहाँ पे काट देंगे तो क्या आएगा 1/10, मतलब 0.1। अगर हम मोलरता पूछ रहे हैं तो कैपिटल M से, मोललता पूछ रहे हैं तो स्मॉल m से दर्शाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मोल प्रभाज कैसे ज्ञात करते हैं। मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज जो है वो x से दर्शाया जाता है। मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश, इसको x से दर्शाते हैं, ठीक है। तो किसी भी विलयन में सामान्यतः जो है वो 2 घटक है, मतलब हम a और b 2 घटक मान सकते हैं, 3 घटक भी हो सकते हैं, कई घटक भी हो सकते हैं, ठीक है। समांगी मिश्रण बस होना चाहिए। तो किसी भी घटक का मोल प्रभाज यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। तो जिस घटक का निकालना है मोल प्रभाज, उसके मोलों की संख्या और कुल घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा वो कहलाएगा मोल प्रभाज, उस घटक के लिए मोल प्रभाज। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि विलयन में 2 घटक है, x a, तो x a निकालना है, x a और x b,
तो यहाँ पर एक्स ए के लिए मतलब ए घटक के लिए हम निकालना चाहते हैं मोल प्रभाज, तो ए के मोलों की संख्या बटा उस विलयन में प्रेजेंट जो दो घटक हैं ए और बी उसके मोलों की संख्या का जो अनुपात है वो कहलाएगा एक्स ए, मतलब ए घटक के का मोल प्रभाज। यही चीज यदि बी के लिए निकालना होगा तो ऊपर एन बी एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा बी घटक के लिए मोल प्रभाज। किसी भी विलयन में माना गया है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। आप इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो भी मान हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये स्टैंडर्ड है कि हम एक्स ए प्लस किसी भी विलयन में कुल जो मोल प्रभाज है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मान हो गया। अब यहाँ पर भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोलों की संख्या के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि एन ए क्या है, एन ए जो है ए के मोलों की संख्या मतलब डब्ल्यू ए हो गया और अपन एम ए हो गया, मतलब वो जो ए घटक है उस ए घटक का जो द्रव्यमान है डब्ल्यू ए और ए घटक का जो आणविक द्रव्यमान है वो एम ए। अब हम मोल अंश से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आपके बुक में भी है उसको अभ्यास कर लेते हैं, मतलब सीखना तो है किस तरह से करना है। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आपको मालूम है CH2OH CH2OH, तो आप उसको सॉल्व करोगे तो ये से अगर उसको अणु सूत्र लिखोगे तो C2H6O2 के मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक है, एक के लिए मोल अंश की गणना करना है और यदि विलयन में इसका परसेंटेज दिया है मतलब एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। अभी हमने पढ़ा 20% की बात हो रही, मतलब 20 ग्राम जो है वो डिसॉल्व है 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसमें प्रेजेंट है 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल का। तो यदि मान लेते हैं कि एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो जल में घोला गया है, ठीक है, तो यदि एथिलीन ग्लाइकोल का वेट 20 है तो जल के लिए क्या हो जाएगा 80। ठीक है, यदि ये 20 ग्राम 20% दिया है मतलब ये जो एथिलीन ग्लाइकोल है C2H6O2 का जो द्रव्यमान है वो हो जाएगा 20 ग्राम। अब इसको जब जल में घोला गया तो जल का द्रव्यमान क्या आएगा, क्योंकि 100 में 20 है तो पूरे विलयन का जो वेट है वो है 100 ग्राम, उसमें 20 जो एथिलीन ग्लाइकोल का हो गया तो शेष किसका बचा, जल का, यानी जो भी विलायक है उसका। तो हम यहाँ पे जल का द्रव्यमान ले लिए, वो हो गया 80 ग्राम। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि मोल अंश ज्ञात करने के लिए हमें उसके द्रव्यमान और उसके आणविक द्रव्यमान का पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम मोल अंश किसी एक घटक का निकालेंगे तो हमें उस विलयन में प्रेजेंट जो कुल घटक हैं उनके मोलों का भी संख्या हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एथिलीन ग्लाइकोल के लिए निकालते हैं मोलों की संख्या, मतलब C2H6O2 के मोल। कैसे निकालेंगे, तो दिया गया द्रव्यमान क्या हो गया 20 और इसका जो आणविक द्रव्यमान है आप कैलकुलेट कर सकते हो 12 गुणा क्या हो जाएगा 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। तो आप सॉल्व करोगे तो 24 और 6 30 और प्लस 32 तो कितना आ जाएगा 62। तो 62 इसका क्या हो गया मोल, मतलब इसके मोलों की संख्या। अब इसी चीज को यदि हम जल के लिए निकालें, मतलब इसी जल के मोल की संख्या की गणना करते हैं तो जल के कितने हो गए 80 ग्राम इसका दिया गया है और 18 जल का होता है अणुभार, या आपको मालूम है H2O का हाइड्रोजन का 2 और हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 क्या हो गया 18। तो यहाँ पर 18 दोनों को आप कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों की कितनी वैल्यूज आ रहे हैं हम देख लेते हैं। दोनों के लिए 0.322, इसके लिए आ रहा है 0.322 ये वैल्यू हो गई और इसके लिए वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 322 जो है वो किसकी वैल्यू आ गई C2H6O2 मतलब एथिलीन ग्लाइकोल के लिए, और जल के लिए जो मोल है वो आता है 4.44, इस तरह से इसके लिए आ रहा है जल के लिए। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया, यदि मान लीजिए हम इसके मोल अंश निकालना चाहते हैं, के मोल अंश, प्रश्न हमारा यही है, इसका मोल अंश कैसे निकालेंगे, इसका कितना निकला है मोलों की संख्या 0.322। अब कुल मोलों की संख्या मतलब XA + XB, तो यहाँ पर ये Na + Nb करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
0.444 प्लस 0.322। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो एथिलीन ग्लाइकोल के लिए निकल आएगा। यदि एथिलीन ग्लाइकोल के लिए वैल्यू हमारे पास आ गई है, एथिलीन ग्लाइकोल को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो है 0.068। आप सॉल्व करके भी देखना है आपको, ये आ गया। अब चूंकि XA प्लस XB इक्वल टू होता है 1, तो एक घटक का हमें पता चल गया, कोई भी हो चाहे उसमें XB या XA। मान लीजिए हमें XB का पता चल गया, XB की वैल्यू है 0.068, मतलब एथिलीन ग्लाइकोल 1, और XA हमें नहीं पता है, तो XA मतलब यहाँ पर क्या है, जल। जल के लिए निकालेंगे तो 1 माइनस 0.068, तो जितना भी आंसर आएगा 1 माइनस 0.068 माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.068, तो 0.932 ये आ गया जल के लिए मोल अंश। तो बहुत आसान है बच्चों। पहले मोल अंश जब हम निकालते हैं तो जिस घटक के लिए निकालना है उसके मोलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले मोलों की संख्या के लिए दिया गया द्रव्यमान बटा उसका आणविक द्रव्यमान। कई बार प्रश्न में आणविक द्रव्यमान दिया होता है, नहीं दिया रहता है, तो आपको निकालने का तरीका है उसके परमाणविक द्रव्यमान और उसके जितने जितने परमाणु होंगे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके सबको योग कर देंगे तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे एथिलीन ग्लाइकोल का मोल तो दिया गया द्रव्यमान 20 और उसका आणविक द्रव्यमान 62, ये आंसर आ गया। जल के लिए निकाले तो 80 उसका दिया गया द्रव्यमान है, कहीं नहीं दिया है लेकिन इस परसेंट से हम पहचान रहे हैं कि 20% जो है वो दिया है, 20% दिया है, मतलब उसमें 80% जो 80% पार्ट जो है वो वाटर का है, तो ये हो गया 80/80, ये माना गया अपने पास। अब जब हम इसका मोल अंश निकालेंगे तो एक घटक के लिए निकालना है, जिसके लिए भी निकालना है, एथिलीन ग्लाइकोल का निकालना है तो वो ऊपर कर दिए और नीचे कुल घटकों का योग हो गया। यदि यहीं पर मान लीजिए जल के लिए रहेगा तो इस मान को ऊपर कर देंगे 4.444, ये हो गया, लेकिन नीचे वही रहेगा, सेम रहेगा। किसी भी एक घटक का आप इसमें से निकाल के और XA प्लस XB इक्वल टू 1 करके दूसरे घटक का निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मोल अंश भी आप गणना कर सकते हैं।